हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले कुछ दिनों से मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया और मुझसे ये कहा कि सर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए इस टॉपिक के ऊपर कि JIGL का दिसंबर 2018 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, कौन से चैप्टर्स को ICSI ने ज़्यादा इम्पोर्टेंस या वेटेज दी थी, जून 19 एग्ज़ाम के लिए हमें किन चैप्टर्स को कंसीडर करना चाहिए, किन चैप्टर्स को कम कंसीडर करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हो रहे थे। सो आई थॉट कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता हूं और उस वीडियो में मैं आपको पूरा दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस देता हूं। तो दिसंबर 2018 में जो पेपर JIGL का हुआ था उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, आइदर वो डायरेक्ट थे, इनडायरेक्ट थे, एप्लीकेशन बेस्ड थे, शॉर्ट थे, लॉन्ग थे, इन सारी बातों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं और साथ ही साथ ये बताने वाला हूं कि जून 2019 के एग्ज़ाम के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। तो आइए वीडियो को अब मैं स्टार्ट करता हूं। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले नजर डालते हैं क्वेश्चन पेपर के ऊपर कि फर्स्ट क्वेश्चन किस में से आया था। तो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने ये रहा। दिस इज द क्वेश्चन पेपर। ओके, 6 क्वेश्चंस थे, आंसर ऑल क्वेश्चंस, और ये था फर्स्ट क्वेश्चन। क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट बाय ऑस्टिन, द लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया था, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा हो अच्छे से तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस का जो चैप्टर है, सोर्सेज ऑफ लॉ, जो आपके बुक में गिवन है, उस चैप्टर से ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था जिसमें कि ऑस्टिन की थ्योरी के बारे में लिखना था। लॉ इज द कमांड ऑफ सोवरेन, यानी कि जो पॉलिटिकल सुपीरियर लोग होते हैं वो इन्फीरियर लोगों के लिए, इन्फीरियर से मेरा मतलब यहाँ फॉलोवर के लिए, उनके लिए लॉ फ्रेम करते हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पार्लियामेंट में जो MPs हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट है, वो हम लोगों के लिए लॉ फ्रेम करती है। तो लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, और अगर उसको फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है और फॉलो करोगे तो बेनिफिट है। ये पूरी थ्योरी मैंने डिस्कस करी है सोर्सेज ऑफ लॉ के चैप्टर में, आपको अच्छे से याद होगा, आपने मेरी क्लास में अगर पढ़ा है तो मैंने डिस्कस किया था और मैंने ये भी कई बार बताया है कि ये जो थ्योरी है ये एग्जाम में आ सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट चैप्टर में से आया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था और जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। CPC में ये कॉन्सेप्ट कई बार आता है। कॉन्सेप्ट का नाम है रेस सब जुडिस। रेस सब जुडिस के ऊपर क्वेश्चन अगर इस बार आया है तो अगली बार हो सकता है रेस जुडिकेटा के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 दोनों सेक्शन ही इक्वली इंपॉर्टेंट है CPC के चैप्टर में। तो सेकंड क्वेश्चन CPC के ऊपर था। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क का था। एक्सप्लेन कितना करना था, तो इसका आंसर ये है कि अगर आप रेलेवेंट पॉइंट्स लिखो और रेलेवेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो, कोई एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन आपके पास में है, अगर आप वो ऐड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए व्हाट आई फील कि कितना लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए व्हाट आई फील कि क्वेश्चन जो है उसमें ये देखो कि कंटेंट किस तरीके का है। अगर पॉइंट वाइज कंटेंट आंसर हो सकता है तो पॉइंट वाइज आंसर करो, और अगर ये पॉसिबल नहीं है कि उसको पॉइंट वाइज आंसर किया जाए तो एटलीस्ट उसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हो। अब रेस्ट सब जुडिस के ऊपर अगर क्वेश्चन है और अगर आपने ऑलमोस्ट एक शीट फिल की है, एक शीट जितना आंसर किया है, और अगर आपका आंसर रिलेवेंट है, उसमें आपने कुछ इररिलेवेंट चीजें नहीं डाली है, तो आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्कस द टेस्ट laid down by the Supreme Court of India to determine the entity of state whether it is instrumentality or agency of state। तो सेक्शन 12, आई एम सॉरी नॉट सेक्शन 12, आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था।
किसके ऊपर था? आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ आप केस लॉज भी कोट कर सकते थे और स्टेट कैसे डिसाइड हो उसका जो टेस्ट है वो आपको लिखना था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है किसी डिपार्टमेंट के ऊपर, क्या उस डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ने मोनोपली ग्रांट कर रखी है, उसकी सारी फंडिंग कहाँ से होती है। ये बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनके बेसिस पे एग्जामिन करना था। बहुत सारे केसेस भी हैं जो आर्टिकल 12 में कोट किए जा सकते हैं और जिससे यहाँ नंबर मिल सकते थे। व्हाट आई फील कि इस क्वेश्चन में तो आराम से ना एटलीस्ट 1.5 और 2 पेजेस का आंसर आराम से फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ आपको लिखने का पूरा स्कोप दिया एग्जामिनर ने। देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ क्वेश्चन है पार्ट डी, स्वराज एन एम्प्लॉयर ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड appointed Rakesh as an independent contractor, discussed under what circumstances Swaraj would be liable for the fault of Rakesh। ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के ऊपर था। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था और उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर करना था। और इसमें ये बताना था कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की क्या लाइबिलिटी होती है एंड एम्प्लॉयर की क्या लाइबिलिटी होती है। दोनों फैक्टर्स को कंपेयर करते हुए यहाँ आंसर करना था। ये मैंने ऑलरेडी लॉ ऑफ टॉर्ट में डिस्कस किया है। सबसे अच्छी बात ये मुझे लगी, सबसे बेस्ट पार्ट जो मुझे लगा वो ये रहा इस क्वेश्चन पेपर का कि जो भी मैंने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है वो सारा का सारा जो मैंने डिस्कस किया उसी में से आया। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि जो जो मैंने क्लास में बताया, जो जो मैंने नोट्स में दिया, उसी में से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आया। ये बहुत अच्छी चीज़ रही हम सब के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था, आई एम सॉरी मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे कि ये 5 मार्क्स ईच थे। मैंने पहले शायद 4 मार्क्स ईच बोल दिया था, ये 5 मार्क्स ईच थे। अभी मैं आपको एक एनालिसिस भी इसके ऊपर दिखा रहा हूँ। जो 4 क्वेश्चन फर्स्ट आए हैं इसमें से एक क्वेश्चन आया है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम सीपीसी, थर्ड इज फ्रॉम अगेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फोर्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो एक एनालिसिस मैंने इसी तरीके का यहाँ प्रिपेयर किया है और ये है वो एनालिसिस। अब ज़रा देखो इस एनालिसिस को। सबसे पहले आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आए हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर 4 क्वेश्चंस वर देयर जो एग्जाम में आए थे एंड टोटल 21 मार्क्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 21 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लग रहा होगा अब तो आपको। अगर जून 19 में एग्जाम है तो याद रखना 21 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से आया था। तो अब इस चैप्टर को अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस बात को अपने बैक ऑफ द माइंड जरूर रखना कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। लॉ ऑफ टॉर्ट में से भी 4 क्वेश्चंस वर देयर, 4 क्वेश्चन आए थे और 17 मार्क्स के थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन देख लिया, लॉ ऑफ टॉर्ट का देख लिया। आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलिएशन में से भी 3 क्वेश्चंस आए थे और 16 मार्क्स के थे। 3 क्वेश्चंस वर देयर, 16 मार्क्स। एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में से भी 3 क्वेश्चंस थे एंड 12 मार्क्स। तो ये कैटेगरी ए वाले चैप्टर थे, ये पूरे के पूरे कैटेगरी ए वाले चैप्टर थे दिसंबर अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन पेपर में। कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट, आर्बिट्रेशन, कंसाइलिएशन एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो देख लो इसकी इंपॉर्टेंस। ये कैटेगरी ए है। कैटेगरी बी की भी मैं बात करने वाला हूँ। नाउ एक बार वापस मैं क्वेश्चन पेपर की तरफ जा रहा हूँ और उसके बाद कैटेगरी बी को भी डिस्कस करूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था रेशियो डिसाइडेंडी के ऊपर एंड ओबिडी डिक्टा के ऊपर। ये भी सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर से एक क्वेश्चन आया था। सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर अभी तक 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो डिसाइडेंडी एंड ओबिडी डिक्टा। इसके मैंने बुक में एग्जाम्पल भी दिए हैं। आपको शायद मॉड्यूल में एग्जाम्पल ना मिले बट मैंने एग्जाम्पल दिए हैं अपनी बुक में रेशियो डिसाइडेंडी के ऊपर एंड ओबिडी डिक्टा के ऊपर। विद केस लॉज मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मेरे स्टूडेंट्स को। तो नाउ नेक्स्ट, एडमिशन कन्फेशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। बुक में इसको भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा था। इसकी एक टेबल थी प्रॉपर जिसमें कि दोनों के डिफरेंस गिवन थे। और एविडेंस एक्ट में ना ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एडमिशन कन्फेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो दिस इज क्वाइट सिंपल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था डैमनम सिन इंजूरिया एंड इंजूरिया सिन डैमनम। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे। डैमनम सिन इंजूरिया, इंजूरिया सिन डैमनम अगेन टॉट का क्वेश्चन था।
डैमेजेस विदाउट इंजरी एंड इंजरी विदाउट डैमेजेस। इसके ऊपर आंसर करना था पूरा का पूरा। और इसमें एक स्कूल का केस था, आपको याद होगा, और एक जय संतोषी माँ मूवी आई थी, उसका भी यहाँ पे केस का रेफरेंस मैंने क्लास में बताया है। किस में रेमेडी मिलती है, किस में रेमेडी नहीं मिलती, इसके बेसिस पे भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते थे। डैमनम, डैमेजेस विदाउट इंजरी, और दूसरा है इंजरी विदाउट डैमेजेस। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। डिफरेंस करना एकदम आसान है, बिल्कुल इजी, अगर पढ़ा है उसके लिए। तो जिसने टॉट का बेसिक्स भी पढ़े ना, उसे ही पता होता है कि डैमनम्स एंड इंजूरिया एंड इंजूरियस एंड डैमनम में क्या डिफरेंस होता है। पूरी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन था। नाउ डी पॉइंट, इन एक्सेप्शनल केसेस मेयर प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर इंडियन पीनल कोड 1860 डिस्कस। ये भी बहुत आसान था। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, या फिर काउंटर फिटिंग ऑफ करेंसी। हिंट आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में प्रिपरेशन जो है वो भी पनिशेबल हो सकता है अंडर इंडियन पीनल कोड। अदरवाइज नहीं होता, अदरवाइज नहीं होता, क्योंकि आईपीसी में क्राइम की स्टेजेस हैं और वो सारी स्टेजेस क्लियर करने के बाद कोई क्राइम बनता है। लेकिन यहाँ उसका एक्सेप्शन पूछा गया था कि सिर्फ प्रिपरेशन स्टेज में ही किसी ऑफेंस को पनिशेबल कर देंगे अंडर आईपीसी। तो इंडियन पिनल कोड के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। अभी तक तो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा लग रहा है ना आपको, हर चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आउट ऑफ 17 चैप्टर्स, JIGL के 17 चैप्टर्स में से 16 चैप्टर्स के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में थे, एक्सेप्ट वन चैप्टर। एक चैप्टर को अगर बाहर निकाल दूं, जो है NCLT एंड स्पेशल कोड, उसके अलावा JIGL के जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं सबके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन था। और वो मैं आपको दिखा सकता हूं यहाँ, ये देखो। अगर आप इस लिस्ट को देखोगे तो इस लिस्ट में यू विल सी कि यहाँ देखो, मैंने स्पेशल कोर्ट ट्राइब्यूनल 17 चैप्टर्स हैं टोटल, उसमें से स्पेशल कोर्ट ट्राइब्यूनल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था। रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर मैं बात करूंगा, कोई क्वेश्चन रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर से भी शायद कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर क्वेश्चन, CPC के ऊपर क्वेश्चन, IPC के ऊपर क्वेश्चन, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन रजिस्ट्रेशन एक्ट, हाँ, इसके अलावा स्पेशल कोर्ट के अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट से भी मुझे कोई क्वेश्चन मिला नहीं इस क्वेश्चन पेपर में। आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, आप खुद भी ये एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े। और काफ़ी लोग तो एनालिसिस करने के बारे में सोचते ही नहीं है। तो आई थॉट कि ये काम भी आपका मैं आसान कर देता हूँ, ताकि आप अपनी स्ट्रैटेजी को ना ऐसी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर सको जिससे कि आपका टाइम मिनिमम लगे और आउटपुट मैक्सिमम निकल कर आए। अभी मैंने आपको IPC का एक क्वेश्चन दिखाया था, तो IPC के ऊपर 2 एग्जाम में क्वेश्चन थे कैरिंग 8 मार्क्स। CPC का हमने क्वेश्चन देखा, CPC के ऊपर भी 2 क्वेश्चन थे कैरिंग 9 मार्क्स। सोर्सेज ऑफ लॉ के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे कैरिंग 9 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 5 मार्क का था और एक क्वेश्चन 4 मार्क का था। 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी 2 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का डिफरेंस पूछा था, जिसमें कि डेफिनेशन लिखनी थी सिर्फ, और डेफिनेशन लिखकर डिफरेंस किया जा सकता था। ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर भी यहाँ डिफरेंस किया जा सकता था। और इतने से डिफरेंस के भी 4 में से 3 मार्क्स तो आई गेस आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स लिखना, क्योंकि इतना मॉड्यूल में भी गिवन नहीं है इसके बारे में, तो अगर 2 या 3 पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए हैं तो नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन था डिस्कस द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, केस लॉ मेंशन करना था और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को यहाँ एक्सप्लेन करना था, राइट। तो ये तो था रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यहाँ एक केस लॉ भी है, फेमस केस लॉ, हिंट दे रहा हूँ, जिसको आप एग्जाम में कोट कर सकते थे। उस केस के फैक्ट्स और प्रिंसिपल को भी यहाँ मेंशन कर सकते थे और नंबर मिल जाते।
नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन फॉर द इंटरप्रिटेशन अंडर जनरल क्लॉज एक्ट 1997। देखो ये एक मिस्टेक थी क्वेश्चन पेपर में, तो मैं आईसीएसआई का ध्यान थोड़ा सा अट्रैक्ट करना चाहूँगा इस तरफ, अटेंशन चाहूँगा मैं आईसीएसआई की कि जो क्वेश्चन पेपर था उसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी। ये मिस्टेक कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं थी, छोटी सी मिस्टेक ये थी कि यहाँ जनरल क्लॉज एक्ट का जो साल है वो गलत मेंशन कर रखा है, 1997 मेंशन कर रखा है, जो कि 1897 होना चाहिए था। तो यहाँ एक गलती हो गई थी। तो जितने भी एग्जाम में इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे अबाउट जनरल क्लॉज एक्ट, उसमें जो ईयर था, ईयर गलत मेंशन था। तो ये हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का प्रिंसिपल तो मैंने इंटरप्रिटेशन में बताया है, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है। जब दो प्रोविजंस के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो दोनों की इंटरप्रिटेशन ऐसे की जाए कि दोनों का जो पर्पस है उसको अचीव किया जा सके। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। फिर आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, फंडामेंटल राइट का ये क्वेश्चन था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ उस पूरे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना था अंडर आर्टिकल 20 एंड पूरे नंबर मिलने की यहाँ पूरी पॉसिबिलिटी थी। फिर थर्ड क्वेश्चन में एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आया। थर्ड क्वेश्चन में एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था इंडियन स्टैंप एक्ट से, और ये मोर्गेज के ऊपर एक क्वेश्चन था कि कितनी स्टैंप ड्यूटी पेबल होगी, उसके ऊपर ये क्वेश्चन था। तो उसको भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो ये देखो, मैंने अभी आपको बताया इंडियन स्टैंप एक्ट का एक क्वेश्चन आया, 2 क्वेश्चन इंडियन स्टैंप एक्ट के ऊपर एग्जाम में आए हैं, कैरिंग 8 मार्क्स। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी तक हमने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा है, लेकिन 2 क्वेश्चन आए थे कैरिंग 8 मार्क्स। तो अभी उसको हम यहां देखते हैं जरा। ये देखो, नाउ ये क्वेश्चन था, देन व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगेन एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर आर्टिकल 19 के ऊपर क्वेश्चन आया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे बैनेट कॉलमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस एक्सप्लेन आप कर सकते थे, और साथ ही साथ ये भी बता सकते हो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अगर गलत यूज़ किया, अगर कंट्री के अगेंस्ट में उसको यूज़ किया गया है, अगर उससे आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप किसी को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो जो आपका फंडामेंटल राइट है वो नहीं मिलेगा। अगर किसी को डिफेम किया तो उस केस में आर्टिकल 19 एप्लीकेबल नहीं होगा। आर्टिकल 19 की भी अपनी लिमिटेशन है, तो वो सारी की सारी लिमिटेशन को मेंशन करना था कि किसी को प्रोवोक करने के लिए, राइट, ब्रीच ऑफ पीस, लोगों को भड़काने के लिए, दंगा भड़काने के लिए लोग कई बार ऐसी पब्लिक स्पीचेस तैयार करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंडर नहीं आएगा। ये सारी बातें इससे मेंशन करनी थी। और शायद आपको पता होगा कि प्रेस, मीडिया, ये सब आर्टिकल 19 में कवर होती हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक और क्वेश्चन था। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर किया था ना इस एग्जाम के लिए, उसकी काफ़ी मुश्किलें कम हो गई थी। आधी प्रॉब्लम तो उसकी वैसे ही कम हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, डिस्कस ब्रीफली द ग्राउंड्स फॉर अपोजिंग द फॉरेन अवार्ड्स मेड अंडर द आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन एक्ट। सो आर्बिट्रेशन कंसाइलेशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया था, वेयर इज आर्बिट्रेशन, ये रहा आर्बिट्रेशन, कैटेगरी ए में आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में से टोटल 3 क्वेश्चन थे कैरिंग 16 मार्क्स। तो आर्बिट्रेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर मैं सिर्फ इनका टोटल करूं, राइट, तो टोटल अगर मैं यहाँ पे करूँ सो 20, 17, 16, 12, सो टोटल जो आप देख रहे हो ना, ये वाला टोटल, ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इन 4 चैप्टर्स ने कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ऑलमोस्ट 50 to 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ इन 4 चैप्टर्स ने कवर किया है। तो बहुत बड़े गेम चेंजर निकल कर आए इस एग्जाम में ये 4 चैप्टर्स, ये प्राइमरी ए कैटेगरी के चैप्टर्स रहे ये। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था, मेंस रिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड।
1860 डिस्कस ब्रीफली। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन होने के साथ साथ डायरेक्ट भी था। अगर ऐसे क्वेश्चन को भी कोई अटेम्प्ट करके नहीं आया है, छोड़ के आया है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि उस स्टूडेंट ने कभी बुक खोल कर पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर JIGL का इस बार था। फर्स्ट टाइम हुआ था JIGL न्यू सिलेबस में, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं अगर ऑनेस्टली अपना व्यू बताऊं, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। जितनी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पेपर आया था। और देखो, पूरा अपॉर्चुनिटी दी थी, सबके पास मौका था इस एग्ज़ाम को अच्छे से करके क्लियर करने का। जिन लोगों ने थोड़े से भी एफर्ट डाले होंगे ना, वो इस एग्ज़ाम को आराम से क्लियर कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के ऊपर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। उसके बाद एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था जो लिमिटेशन एक्ट के ऊपर क्वेश्चन था, जो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे लगता है कि लिमिटेशन एक्ट के ऊपर इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता था। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की सिर्फ डेफिनेशन पूछी है, जिसमें आपको इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में बताना था कि दोनों में से एक पार्टी अगर इंडिया से नहीं है, इंडिया के बाहर की है, तो वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन बन जाएगा। जिन दो पार्टीज के इसमें डिस्प्यूट है, उनमें से एक पार्टी। बड़ा इतना आसान सा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन ए सिविल केस व्हाट रेमेडीज आर अवेलेबल टू फॉर द डिफेंडेंट अगेंस्ट whom an ex party decree has been passed by the court। वो अपील कर सकता है एक्स पार्टी केस में, वो ये बोल सकता है कि सर मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिला। वो अपने रीजंस रख सकता है। कौन रख सकता है? जिस पर्सन के अगेंस्ट में एक्स पार्टी डिक्री पास हुई है, और जो डिक्री है, जो डिक्री पहले पास हो चुकी है, उस डिक्री को चैलेंज कर सकता है अगर वो ये बात साबित कर दे कि उसके पास रीजनेबल कॉज थे जिसकी वजह से वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया, डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था अगेन, आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को कब कब चैलेंज किया जा सकता है अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसाइलेशन एक्ट 1996। कितना सिंपल क्वेश्चन था। पार्टीज खुद एग्री करती हैं आर्बिट्री क्वालिफिकेशन को लेकर, और उसके बाद भी उन्हें लगता है कि आर्बिट्रेटर जो है वो सही नहीं है। किसी भी पार्टी को लगता है किसी भी रीज़न की वजह से आर्बिट्रेटर डिस्क्वालीफाइड है, या आर्बिट्रेटर डिस्क्वालीफाइड होना चाहिए, या आर्बिट्रेटर बायस्ड है, तो उस केस में वो आर्बिट्रेटर को हटाने की डिमांड कर सकती है। अगला क्वेश्चन था, डिस्कस द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ अंडर आर्टिकल 21। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से एक और क्वेश्चन था, और 21 8 मार्क का क्वेश्चन था, और इतना सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कि अरेस्टेड पर्सन के राइट्स को मेंशन करना था। अगर पुलिस ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया है तो 24 आवर्स में उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना है, उसके फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म करना है, राइट, उसे उस किन ग्राउंड्स पे अरेस्ट किया है, ये सारी बातें उस पर्सन को एक्सप्लेन करनी है, उससे राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये सारी बातें आर्टिकल 21 में हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिखे होंगे आपने, तो आई एम वेरी श्योर आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन था, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 115, जिसमें एस्टोपल का जो प्रिंसिपल है वो गिवन है। ये बड़ा सिंपल सा प्रोविजन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था लीज के ऊपर, जिसमें लीज की डेफिनेशन लिखनी थी एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट। अगला था मिसचीफ रूल, ये मैंने इंटरप्रिटेशन में आपको बताया है, मेरी क्लास अगर देखिए तो पक्का पता होगा कि मिसचीफ रूल क्या होता है अंडर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट रेमेडीज कैन बी सॉट अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। जुडिशियल रेमेडी, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी, मैंने इनफैक्ट बुक में इसका एक फ्लो चार्ट भी दे रखा है कि व्हाट आर द रेमेडीज इन केस ऑफ, और किसने टॉर्ट कमिट किया है तो क्या रेमेडीज हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, एक और क्वेश्चन था जिसमें कि लाइबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी थी फॉर डेटा प्रोटेक्शन अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, राइट। तो इसमें कॉर्पोरेट बॉडी में जो लोग उस डेटा के साथ डील कर रहे हैं उनके ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन शायद इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि आजकल डेटा प्रोटेक्शन एक बहुत ही हॉट टॉपिक है, और डेटा लोगों का लीक हो रहा है, आधार की इंफॉर्मेशन आउट हो रही है, इसलिए
इस क्वेश्चन को डाला गया, ऐसा मुझे लगता है। एनीवेज, उसके बाद एक क्वेश्चन था आरटीआई एक्ट के ऊपर, जिसमें कि कॉम्पोजिशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पूछा गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फिर ऑडी एल्ट्रम पार्टम के ऊपर क्वेश्चन था अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ऊपर सिर्फ ये एक क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन था सीआरपीसी के ऊपर, डिस्कस द समरी ट्रायल बाय ए मजिस्ट्रेट अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन। इतने सारे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए, और इतने सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ है, ये एग्ज़ाम एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था, एक बहुत अच्छा मौका था उन सब लोगों के लिए जो एक बार में एग्ज़ाम क्लियर करने में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी स्मूथ था। मैं ये लेवल ये नहीं बोलूँगा लेवल हाई था, लेवल जो था वो मैं बोलूँगा एवरेज था, या बिलो एवरेज भी बोल सकते हैं। बिलो एवरेज बोलना ठीक है, बिलो एवरेज बोलना शायद पेपर की या क्वेश्चन पेपर की इंसल्ट करना नहीं चाहूँगा, बट मैं ये बोलूँगा कि हाँ, जिसने भी अगर एक बार भी जेआईजेल का सिलेबस अच्छे से कवर किया था, उसके लिए इस क्वेश्चन पेपर करने में कोई परेशानी नहीं रही होगी। एनालिसिस का एक बार मैं आपको फिर प्रेजेंटेशन दे देता हूं कि कैटेगरी ए के ऊपर देखो चैप्टर कौन कौन से थे, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट, आर्बिट्रेशन एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। कैटेगरी बी रही जिसमें आए क्वेश्चन फ्रॉम सोर्सेज ऑफ लॉ, सीपीसी, इंडियन पीनल कोड, आईटी एक्ट एंड इंडियन स्टैम्प एक्ट। सो 9+4 ये 13 चैप्टर्स ने इन 13 चैप्टर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद मैं बात करूं कैटेगरी सी की, जिसमें सिर्फ एक एक क्वेश्चन आया है, ओनली 1 क्वेश्चन। कैटेगरी ए में ना आइदर 4 क्वेश्चंस थे या 3 क्वेश्चंस थे। कैटेगरी बी में 2 क्वेश्चंस ईच थे। कैटेगरी सी में 1 क्वेश्चन ईच कैरिंग 4 मार्क्स। सो इंटरप्रिटेशन में से एक क्वेश्चन था, जनरल क्लॉज एक्ट में से एक क्वेश्चन था, लिमिटेशन एक्ट में से एक क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन अगेन 1 क्वेश्चन, एंड सीपीसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में से भी 1 क्वेश्चन ईच कैरिंग 4 मार्क्स। कैटेगरी डी में स्पेशल कोर्ट ट्राइब्यूनल, एनसीएलटी, रजिस्ट्रेशन एक्ट, इनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन नहीं आया इसका ये मतलब नहीं है, क्वेश्चन नहीं आया इसका ये मतलब नहीं है कि जब जून में भी एग्जाम होगा तब रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तब स्पेशल कोर्ट और ट्राइब्यूनल के ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना। इस बात को ध्यान रखना है आपको पूरी अच्छे तरीके से कि इनके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है। इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन हाँ, हमें एक बात याद रखनी है कि ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो 4 चैप्टर्स हैं जो कैटेगरी ए में आते हैं, इन चैप्टर्स को प्रॉपर अच्छे तरीके से और एक बार नहीं एटलीस्ट 2 से 3 बार इन चैप्टर्स का प्रॉपर रिवीजन करना है। इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हैं उनकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, और अपने माइंड से हमें एक परसेप्शन बोल दो या एक ओपिनियन जो आप लोगों का बन जाता है वो निकाल देना कि पेपर जो आएगा ना वो सेलेक्टेड चैप्टर्स में से आएगा। पेपर कभी भी सिलेक्टेड चैप्टर से नहीं आता। आप जिस आप जिस चैप्टर को इग्नोर करके जाओगे ना, उस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, इस चैप्टर से मुझे लगता है कि क्वेश्चन नहीं आएगा ना, तो उस चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा रहेगी। सो मेरी आपको एडवाइस ये है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 19 एग्जामिनेशन, सो अभी से ही अपना माइंडसेट इस तरीके से बनाना है कि आपको एग्ज़ाम से पहले पूरे सिलेबस को एटलीस्ट 2 बार कवर करना है। और ये जो चैप्टर्स हैं जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में आ रहे हैं, इन चैप्टर्स में से कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना। तो ये सब अगर आपने कर लिया तो आप जून में एग्जामिनेशन स्कोर करने वाले हो, ऐसी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। ये मेरी गारंटी है आपको कि अगर आपने इस तरीके से एनालिसिस किया, स्ट्रैटेजी बनाई और उस स्ट्रैटेजी को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट भी किया, राइटिंग प्रैक्टिस पर अगर काम करोगे, इन चैप्टर्स को अगर इग्नोर नहीं करोगे ना, तो जेआईजेल में आप ज़रूर अच्छा स्कोर करोगे।
सो आई रियली होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी दिसंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर को समझने में. So that's it from my side. Stay tuned for more videos. Don't forget to subscribe. Please subscribe ज़रूर करना and press the bell icon. और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना. आने वाले जून 2019 में एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देने वाले हैं, क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम का है. थैंक यू सो मच.